तो मध्य प्रदेश के हरदा के पास एक ही जगह पर एक के बाद एक दो ट्रेनों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। हरदा से खिरकिया स्टेशन के बीच हुए हादसे में कामायनी और जनता एक्सप्रेस की 17 बोगियां पुल धंसने से पटरी से उतर गई हैं। हादसे में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक घायल हुए हैं। 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हादसा एक ही जगह पर अप एंड डाउन ट्रैक पर हुआ। हादसे की वजह फ्लैश फ्लड बताई जा रही है। एक ही वक्त में 2 ट्रेनों के दर्दनाक हादसे से देश सदमे में है। लोगों के दिल दहल रहे हैं। हादसा तो मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ, लेकिन पटना से लेकर बनारस और मुंबई तक मातम का मंजर है। 2.5 दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों की मौत से हर तरफ सन्नाटा पसरा है। हर रोज की तरह मंगलवार रात 11 बजे भी पटना से मुंबई की ओर जाने वाली जनता एक्सप्रेस और मुंबई से वाराणसी जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस अपनी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। रात के अंधेरे में कुछ अलसाए से मुसाफिर, कोई खाना खाते सफर को जायकेदार बना रहा था, तो कुछ नींद के आगोश में थे। कुछ उनींदे से ट्रेन की रफ्तार पर नजर जमाए थे। तभी तेज बारिश के बीच अचानक जोरदार झटका लगता है और सारा नजारा बदल जाता है। सरपट भागती ट्रेन की रफ्तार एकाएक थम जाती है और नींद में डूबे लोग शायद चिर निद्रा में समा जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रेन पानी में और नीचे समाती चली जाती है। सिर्फ 10 मिनट में ट्रेन का अलसाया सा मंजर चीख पुकार में बदल चुका होता है। थामने के लिए अपनों का हाथ नहीं मिलता, संभालने के लिए कोई साथ नहीं मिलता। जो समझ पाया वो तैर कर किनारे निकल गया, जो संभल नहीं सका वो मौत के आगोश में समा गया। 2 ट्रेनों में कई जिंदगियां खामोश हो गईं। यात्रियों की सांसें बोगियों के अंदर ही दफन हो गईं, जबकि 10 मिनट पहले तक सब कुछ सामान्य था। किसी ने भी इस भयावह हादसे की कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन काल बनकर आया उफनाती माचक नदी का पानी कई जिंदगियों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला गया। मंगलवार की दरमियानी रात कुछ हादसे की खबर सामने आते ही हर जगह हड़कंप मच गया। दोनों ट्रेनों में सवार 400 से ज्यादा यात्रियों के परिजनों की बेचैनी बढ़ गई और अपनों की खैरियत के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए घटना पर दुख जताया है, तो वहीं राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे के साथ ही गंभीर घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। हमने ये फैसला किया है कि जो रेलवे ने सहायता घोषित की है, रेल मंत्री जी ने सहायता घोषित की है, उस सहायता के अलावा 2 लाख रुपए राज्य शासन भी मृतकों के परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराएगा। गंभीर रूप से घायल है तो 50,000 रुपए उपलब्ध कराएंगे इलाज के लिए, और साधारण चोट लगी है तो 10,000 रुपए की व्यवस्था हम लोग करेंगे। उधर हादसे की जांच के आदेश देने के बाद बुधवार शाम खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ भोपाल पहुंचे और हादसे की वजह भारी बारिश बताई। The prima facie cause of the incident is stated to be flash floods due to heavy rains. Statutory inquiry into the incident has been ordered to be conducted by Commissioner of Railway Safety. Helpline numbers have been set up at all important locations, and railways have been instructed to take all precautions in flood-affected areas. On behalf of the railways and myself, I express deep condolences to the bereaved families and also express sincere sympathies to the injured. हादसे को लेकर अब सियासत और मौत पर ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु का इस्तीफा मांगा, तो वहीं इसके विरोध में राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुरेश प्रभु की दूरदर्शिता पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि बारिश, सर्दियों या बाढ़ की स्थिति के दौरान रेलवे को अनिवार्य रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। हरदा मध्य प्रदेश रेल हादसे में रेल मंत्री की दूरदर्शिता क्यों नहीं दिखी? वहीं पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने भी हादसे को रेलवे की नाकामी और उससे कहीं ज्यादा पूंजी की कमी को कारण बताया। साथ ही कहा कि जब पुलिया के जर्जर होने की जानकारी पहले से थी तो ट्रेन उस पर से क्यों गुजरी और आम आदमी की जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया। हरदा में हुए हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
कि आखिर सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर हर बार किराया बढ़ाए जाने के बावजूद क्यों ऐसे हादसे नहीं थम रहे? क्यों ऐसे कमजोर पटरियों और सालों पुराने जर्जर पुलों पर ट्रेनें दौड़ाई जा रही हैं? सवाल तो ये भी है कि इस हादसे और बेकसूर यात्रियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बारिश और नदियां तो अपने हिसाब से ही बहेंगी, पर क्या हमने रेल ट्रैक को मजबूत और लगातार बढ़ती ट्रेनों की संख्या के अनुरूप बनाया है? मानवीय चूक को नकार भी दिया जाए तो ढांचागत विकास, रेलवे का ना होना ऐसे हादसों की बड़ी वजह माना जा सकता है। क्योंकि पूरे देश में आज 6,500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, जो आजादी के बाद से 1,500 किलोमीटर ही बढ़ा है, जबकि इस पर ट्रेनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज कुल 1,000 से ज्यादा ट्रेनें इन्हीं पुराने रेल ढांचे पर चल रही है। ऐसे में अगर रेलवे ट्रैक को आधुनिक तकनीक से और मजबूत नहीं किया जाएगा तो शायद ऐसे दर्दनाक हादसे आगे भी होते रहेंगे और आंसुओं का सैलाब बहता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब सुहाना सफर बन जाए मौत का मुकाम, सिस्टम की लापरवाही लीलने लग जाए लोगों की जान और लाशों पर भी शुरू हो जाए सियासत, तो सवाल उठते। हरदा रेल हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? किराए में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद क्यों कम नहीं हो रहे हादसे? दर्दनाक हादसे पर सियासत कितनी जायज? तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान योगेंद्र बरतरिया जी, जो पूर्व सदस्य रेलवे सलाहकार समिति के हैं। बरतरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं एपी शुक्ला, WCRM प्रवक्ता। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आलोक मालवी, कर्मचारी नेता। मालवी जी रेलवे कर्मचारी नेता हैं वो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मालवी जी। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश रोठिया, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले हम अपने अतिथियों से चर्चा करें, उसके पहले हम चलते हैं हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया हैं, जिन्होंने इस पूरी जानकारी की तह तक जाने का प्रयास किया है और जो न्यूज एक्सप्रेस को एक्सक्लूसिव खबर दी है वो प्रभु पटेरिया ने दी है। प्रभु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, क्या है, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा कि इस वाकई में इस रेलवे जो हादसा हुआ है हरदा का, उसकी मुख्य वजह क्या रही है? हाँ त्रिपाठी जी, जो अभी तक जो छनकर खबरें आ रही हैं, इटारसी में आज जो लोको पायलट जो सामान्य एक्सप्रेस को लेकर जा रहा था, उससे दिन भर पूछताछ हुई है और इटारसी में जो रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये जानकारी सामने आ रही है कि रेलवे को घटना के बहुत पहले, लगभग 5 घंटे पहले 7:30 बजे कंट्रोल रूम में ये बात रिपोर्ट दर्ज हो गई थी कि वहाँ पर ट्रैक पर पानी आ रहा है। उसके बावजूद कोई कॉशन अलर्ट जारी नहीं किया गया। आमतौर पर रेलवे की प्रक्रिया जो गाइडलाइन है कि यदि कहीं पानी आता है ट्रैक पर तो कॉशन अलर्ट जारी किया जाता है, लोको पायलट को बताया जाता है, गार्ड को बताया जाता है, उनको एक स्पीड लिमिट दी जाती है कि यदि पानी ज़्यादा है तो 20 किलोमीटर की स्पीड पे चलना है या 30 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की स्पीड पे चलना है। और खास बात यह त्रिपाठी जी कि 4 इंच से ज़्यादा पानी यदि हो ट्रैक पर तो रेलवे को वहाँ नहीं ले जाया जाता, ट्रेन को रोक दिया जाता है। जो जहाँ पे है ट्रेन वहीं पर उसको रोकने के निर्देश होते हैं। लेकिन यहाँ तो न तो कॉशन अलर्ट जारी किया गया, न पानी की सूचना के बावजूद उस स्पॉट पर किसी ट्रैकमैन की नियुक्ति की गई जो पल पल की रिपोर्ट वहाँ देता कि पानी बढ़ रहा है या ट्रैक को क्षति पहुँच रही है। ऐसी कोई रेलवे के द्वारा एहतियात नहीं बरती गई। इस हादसे की परिणति यही लापरवाही थी। प्रभु, ये और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपने कहा 4 इंच भी पानी होता है तो रोक दी जाती है, इसमें क्या आपको पता चला कितने इंच ऊपर पानी था पटरी से? त्रिपाठी जी, पटरी से ऊपर पानी लगभग 8 से 10 इंच ऊपर पानी जा चुका था जब ये पटरी बहने की बात आई है। आमतौर पर पटरी पर 4 इंच तक पानी अलाउ करते हैं। हमारी लोकोमोटिव इंजीनियर से बात हुई है, जो रेलवे की ट्रेन चलाते हैं, उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि उनके पास गाइडलाइन में साफ निर्देश हैं कि पानी हो ट्रैक के यदि दोनों तरफ तो कॉशन अलर्ट उनको मिलना चाहिए, और यदि कॉशन अलर्ट नहीं मिल रहा है तो उनके लिए यह है कि लाइन सेफ है, वो गाड़ी थ्रू करके ले जाएं, मतलब जो उनकी स्पीड निर्धारित है पूर्व निर्धारित तौर पर, वो उसी स्पीड पर गाड़ी को ले जाएं। और यदि पानी है ट्रैक पर 4 इंच से ज़्यादा तो ट्रेन नहीं ले जानी है, ये साफ निर्देश है। और पानी होने की स्थिति में उनको गाइडलाइन दी जाती है कि कितनी स्पीड पर गाड़ी को चला कर ले जाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत प्रभु जी आपका धन्यवाद। आपने जो अंदर की खबर ला करके दी है और न्यूज एक्सप्रेस को दी है, सबसे केवल पहले न्यूज एक्सप्रेस की खबर आई है। हम आगे अपने अतिथियों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मालवी जी, सब आपसे पहला सवाल हमारा ये कि ये नितांत पूरी तरह से दिख रहा है कि कर्मचारी या अधिकारी, इनकी वजह से बड़ा रेलवे हादसा हुआ। देखिए, इसमें कर्मचारियों का जहां तक सवाल है, ये पटेरी जी ने भी बताया भी कि जो लोको पायलट था
उसको इस तरह के कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए। मालवीय जी, मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको यहाँ पे। हमारे साथ हरदा से हमारे सीनियर न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर हरदा से सीधे जुड़ गए हैं। अजय, क्या है आपके जानकारी इस समय? कहां पे जो लाशें हैं वो कहां हैं? क्या उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई है? और एग्जैक्ट क्या जानकारी है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग घायल हैं? मैं इस वक्त हरदा के शासकीय जिला चिकित्सालय में मौजूद हूं, जहां तमाम सारे घायलों और जो मृतक है उनको लेके आया जा रहा है। हरदा का ट्रॉमा सेंटर अभियान बनके कुछ दिन पहले ही तैयार हुआ था, वो पूरी तरीके से खाली था। वहां पर तमाम सारी लाशों को लाने का सिलसिला अभी तक जारी है। जिला प्रशासन और कुछ स्वयंसेवी संगठन, एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवान इन तमाम सारी लाशों को जो जहां ये पूरा घटना, जहां पूरा हादसा हुआ है, जहां दोनों जनता और कामायनी एक्सप्रेस की भिड़ंत हुई थी और दोनों गिरी थी, डिरेल हुई थी, उस जगह से तमाम सारी जो लाशें उनको एम्बुलेंस के द्वारा इधर लाया जा रहा है और उनके परिजनों की उनसे शिनाख्त की जा रही है। तमाम सारी लाशें इतनी बुरी तरीके से सड़ और गल चुकी हैं पानी में कि उनको पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। कई लाशें बुरी तरीके से अकड़ चुकी हैं, जिसको खासतौर पर पहचानना। अजय, जितनी लाशें हैं क्या सभी की शिनाख्त हो चुकी है? और जिनकी शिनाख्त हो चुकी है क्या उनके परिजन वहां पहुंच चुके हैं? कुछ के परिजन जो ट्रेन में ही मौजूद थे वो अपने साथ शवों को ले जा रहे हैं। जैसे कि अभी मालेगांव के एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, उनकी मां का देहांत हो गया था। उनकी मां ने यहाँ तक कि एक मिसाल कायम करी है पूरे हादसे के दौरान। 4 महिलाओं की जान बचाने के बाद उनका जो हाथ था वो ट्रेन से छूटा और वो पानी में बह गई, उनकी मौत हो गई। उनको अभी प्रशासन ने यहाँ से उनके शव का पीएम करके उनको सौंपा है। तमाम सारे लोग वो अपनी माँ का शव लेकर मालेगांव की ओर कूच कर चुके हैं। ये सर अजय, गोटेगांव का एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। एक ही परिवार के 2 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों की, लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या उनके परिवार के लोग भी पहुंचे हैं? बचे हुए 2 लोग वो कहां हैं? और वो गोटेगांव के जो लोग हैं उनकी लाशें कहां हैं इस समय? गोटेगांव और गाडरवाड़ा के लोग बताए जा रहे हैं जो करने गए। लगता है हमारा अजय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय हमारे हरदा में इस समय हॉस्पिटल में है। जी मालवीय जी, आप अपनी बात कर रहे थे। आपने कहा कि लोको पायलट को सूचना नहीं थी। तो लोको पायलट को सूचना नहीं थी और जिस तरह से सिरोडे जी ने बताया ये चीज पटेरिया जी ने, हमारे प्रभु पटेरिया जी ने बताया, प्रभु पटेरिया जी ने बताया, तो इससे क्लियर है कि इसमें रेल कर्मचारी कहीं से भी दोषी नहीं है। जी भाई, जो कर्मचारी जो गाड़ी लेकर आ रहा था, ड्राइवर लोको पायलट जो गाड़ी लेकर आ रहा था, उसको कोई भी इस बारे में कि पानी इतना ऊपर है या जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में कंट्रोल से भी कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला। इससे पता चलता है कि कर्मचारी कहीं दोषी नहीं है। बिल्कुल, रेल कर्मचारी कहीं से भी दोषी नहीं। मालवीय जी, बिल्कुल मैं मानता हूं आप कर्मचारी हैं, कर्मचारी नेता हैं, वो कहीं से भी दोषी नहीं है। फिर दोषी यहां कौन है? जिसने, देखिए, अगर कंट्रोल रूम में सूचना है, कंट्रोल रूम की सूचना देना का काम उस स्टेशन मास्टर को है, स्टेशन मास्टर का सूचना देने का काम लोको पायलट का है। यहाँ दोषी कौन है? वो जो लोग मर गए हैं उनके लिए दोषी किसको ठहराया जा सकता है? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि ये विषय तो सीआरएस का है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, वो देखेंगे कि यहाँ किसके पास सूचना पहुंची, किसके पास नहीं पहुंची। पर जो प्राइमा फेसी जो सामने नजर आ रहा है वो ये है कि कर्मचारी, उसको यदि मालूम होता कि भाई मेरे को रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से जाना है तो वो उस स्पीड से जाता। उसका दोष पहली नजर में मेरे को लगता है कि वो दोषी नहीं है। बिल्कुल मालवीय जी ने आपने कहा अगर दोषी नहीं है, हम यहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि दोषी आखिर कौन है। एक बार फिर हम AK शुक्ला जी के पास चलेंगे जो इसके प्रवक्ता हैं WCRM के। शुक्ला जी, आपको, जैसे मालवीय जी ने कहा कि लोको पायलट दोषी नहीं है तो आखिर रेलवे का कोई अधिकारी या कर्मचारी ही दोषी? जी नहीं त्रिपाठी साहब, अधिकारी या कर्मचारी रेलवे का कोई दोषी इसलिए नहीं समझ में आता है कि दैविक आपदाएं जब होती हैं, एक फ्लश फ्लड आया पूरा और वो नीचे की मिट्टी को, बेसमेंट की मिट्टी को बहाकर ले गया जी, तो उसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी का दोष कहीं से प्रतीत होता ही नहीं। उसमें साफ दिखाई देता। अभी हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं जी, और भगवान ना करे अगर नीचे से नीचे की बेसमेंट पूरा गायब हो जाए तो हम जमीन पर ही आ जाएंगे। ऐसा ही फ्लश फ्लड आया और उसने दर्दनाक हादसा किया। शुक्ला जी, हमारे पास जो खबर है, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया ने भी दी है, और खबर ये है कि
पानी पटरी से ऊपर बह रहा था। इसकी सूचना बिल्कुल पुख्ता है, आपको भी होगी, आप मानेंगे नहीं। जैसे कि हमने हमारे रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया ने रेल मंत्री प्रभु जी से भी पूछा, उनसे पूछा, उन्होंने कहा मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है, आपको खबर होगी, हमारे रेलवे कंट्रोल बोर्ड को नहीं दी गई। लेकिन ये सूचना दी गई, चलिए मैं मान लेता हूं नहीं दी गई। अगर उसके ऊपर से पहले पानी बह रहा था तो आप इस समय जो मानसून का समय होता है, इस समय इसके एक बार रेलवे पटरी के सर्वे भी होता है, जांच भी होती है। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार कोई भी सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। रेलवे की पटरी की जांच हमारी 24 घंटे चलती रहती है, और अगर इस तरह की कोई जानकारी रेलवे प्रशासन के पास होती, रेल कर्मचारियों को होती, तो वो गाड़ी तो छोड़िए, जनता एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, राजधानी हो, शताब्दी हो, गाड़ी कोई 1 इंच आगे नहीं बढ़ती, वहीं खड़ी रहती। जी चलिए ठीक है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हम राजेश जी से जानना चाहेंगे। राजेश जी, हमने दोनों अपने रेलवे के जो कर्मचारी नेता हैं उनसे भी बात की, WCRM के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी बात की, आपने भी सुना, प्रभु पटेरिया को भी सुना। आपको क्या लगता है आखिर जो 40 से ज्यादा जान चली गई हैं उनके लिए दोषी कौन है? देखिए त्रिपाठी जी, समस्या यहाँ पर जो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कुछ दूसरी है जी। जो वो पुलिया है, एक्चुअली कालीमाचक नदी पर ये हादसा नहीं हुआ, उसके पास में एक पुलिया है, वहां पर हुआ है जी। और वो पुलिया जिस पर ये हादसा हुआ है, ये 56 किलोमीटर का ट्रैक अभी 18 साल या 16 साल पहले बनाया गया है, जब ये इंदिरा सागर डैम का गेट बना, ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी, है ना। तो ये नए पुल है, नया ट्रैक है, तो ये बात नहीं है क्योंकि पुराने ट्रैक के कारण हादसा हुआ। ये वो पुलिया की जो साइज है जी, वो एस्टिमेटेड प्रॉपर नहीं की गई कि वहां पर एक्चुअली वो नाला चलता नहीं है, वो बैक वाटर भरा रहता है इंदिरा सागर डैम का, चाहे कालीमाचक नदी हो, हम उसको नदी नहीं कह सकते, वो इंदिरा सागर बांध का पार्टी है, ये पुलिया है जी। तो यहाँ पर बहुत फोर्स के साथ में पानी जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी पुलिया से पानी की निकासी नहीं हुई, इसके कारण पानी का भराव हुआ, और जब आपने एक तो पुलिया छोटी बनाई, पुलिया का साइज छोटा बनाया कि पानी नहीं निकल पाया, दूसरा आपने उसके बाद जो पत्थरों की पिचिंग होना चाहिए जिससे कि पानी की मिट्टी का कटाव रुकता है, वो पिचिंग की कोई व्यवस्था नहीं हुई। और तीसरी बात जो पटेरिया जी ने जो बात करी है वो निश्चित रूप से एक बात से अलार्मिंग है कि आपको जानकारी आपने नहीं ली। वहां पर 8 बजे से पानी गिरना शुरू हुआ था, 8 बजे से 12 बजे रात तक बहुत पानी गिरा है, और वहां पर निश्चित रूप से क्योंकि बैक वाटर होने के कारण क्या होता है कि पानी पटेरिया जानकारी दी है, वो जानकारी उनके पास बिल्कुल सही है, वो जानकारी वो 7:48 पर रेलवे कंट्रोल रूम में ये दर्ज किया गया है, बताया गया। नहीं, हमने भी हरदा में बात की और जो लोग गए हैं उनसे भी बात हुई है कि जो आउटलेट था जो पुलिया का वो छोटा है, तो ये डिफेक्टिव डिजाइनिंग के कारण ये घटना हुई है। आपने भी अभी नया वो बनाया, आपको पता है डैम बन रहा है, उसका पानी भरेगा, आपने ट्रैक नया बनाया, आपका सर्वे गलत किया है, इसका मतलब ये है। दूसरा, आपने उसकी पिचिंग अगर पत्थरों की करते तो भी मिट्टी का कटाव नहीं होता वहां पर, या भले ही पानी भरता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सामने एक मामला दिख रहा है। और आप जो बात अभी कर रहे हैं कि पानी ज्यादा गिरा है, मेरे पास जो मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है फ्लड रिपोर्ट का, उसमें जो इंदिरा सागर का कैचमेंट एरिया है उसमें केवल 40 मिलीमीटर पानी गिरना बताया है। मतलब अचानक आई बारिश नहीं है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, या तो ये डॉक्यूमेंट गलत है या ये फर्जी आंकड़े भर रहे हैं सिंचाई विभाग के जो फ्लड रिपोर्ट कंट्रोल जो है उनके पास, या तो फर्जी आंकड़े, या इनको अंदाजा नहीं कि वहाँ कितना पानी गिरा है। पानी गिरा है निश्चित रूप से, जानकारी आ रही, पानी तो बरसात है तो गिरेगा ही। लेकिन आप एक नई पुलिया बना रहे, कोई 100-200 साल पुराना रोड नहीं है, ये ट्रैक नहीं है, ना पुल है, ये पुल आपने नया बनाया, तो आपको इसको डिजाइन करना था कि इसका बैक वाटर कितना आएगा। तो मतलब दिनेश त्रिवेदी जो हैं रेलवे के पूर्व मंत्री, उन्होंने भी जो बयान दिया है कि उस जर्जर हो चुकी थी पुलिया, उसको ठीक करना था। जर्जर नहीं पुलिया, ये तो भी 1996-98 के बीच में बनाया था, 56 किलोमीटर। मतलब उनको भी जानकारी नहीं, उनको भी जानकारी नहीं, सब हवा में लट चला रहे हैं। और मुझे एक बात लगती है, जब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच के आदेश दिए हैं, कमिश्नर रेल सेफ्टी का मतलब होता है कि नॉन पर्सन, जो रेलवे का पर्सन नहीं हो, उसमें कोई भी रेलवे का पर्सन नहीं है, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है। जब ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही तो रेल मंत्री को ये कहने की जरूरत क्या है कि ये प्राकृतिक आपदा है, आप कंक्लूसिव रिमार्क पर क्यों जा रहे हैं? आपको देखना चाहिए कि आपकी क्या गलती हुई है, आपको उसके हिसाब से जांच करना चाहिए। बिल्कुल राजेश जी, हम चूंकि आपने कहा है, हमारे मालवीय जी ने तो छुटकारा पा लिया कि लोको पायलट की गड़बड़ी नहीं है, बाकी अब शुक्ला जी जाने। बतरिया जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं,
क्या इस तरह की जब निर्माण होता है, पुलिया का निर्माण होता है, रेलवे ट्रैक की जब बाकायदे उसका जायजा नहीं लिया जाता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसमें आप लोगों का कितना प्रतिशत सलाह देने का योग रहता है? देखिए, त्रिपाठी जी, रेलवे सलाहकार समिति की जब बैठक होती है जी, तो उसमें वास्तव में रेलवे सलाहकार समिति के जितने भी सदस्य होते हैं वो कंज्यूमर, मतलब जो यात्रीगण हैं जी, उनकी सुरक्षा को सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जी, और उसी के ऊपर हम लोग पूरा अपना फोकस पॉइंट रखते हैं या केंद्रित रखते हैं अपनी चर्चा को जी। अब जहाँ तक आपके हरदा के घटनाक्रम का मामला है जी, घटनाक्रम तो बड़ा दर्दनाक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जी, निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का समय है जी। फिर भी एक थोड़ा सा संतोष का प्रश्न सामने है। घटना बहुत भयानक थी जी, इतने आपके डब्बे पानी में बह गए। जी, स्थानीय जनता, गांव की जनता, स्थानीय प्रशासन और रेलवे ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया कि इस घटना को और बड़ी घटना में बदलने से रोकने का प्रयास किया। किस तरह से और बड़ी घटना हो चुकी, 1 घंटे तक कोई राहत बचाव कार्य वाले नहीं पहुंचे, गांव के लोगों ने उनको किसी तरह बचाने का काम किया, इसमें कहां सरकार की बात? नहीं साहब, गांव के लोगों ने सबसे पहले बचाने का काम किया जी, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी मानवता को दिखाया जी, और गांव के लोगों के द्वारा ही शासन और प्रशासन को उसकी जानकारी जी पहुंचाई गई। शासन प्रशासन रात को एक्टिव हुआ। तो फिर इसमें रेलवे विभाग या सरकार की कहां से वाह आई? अरे 1 घंटे बाद पहुंच रहे, 1 घंटे के अंदर कोई पानी डूबा पहुंचे तो वहां इतना पानी नहीं होगा ना जी। ये तो खुद अपने आप में साबित करता है कि गांव के लोग अगर वहां पहुंच गए हैं तो वहां इतना पानी नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रैक के ऊपर पानी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर बहुत ज्यादा पानी यहाँ फिर सरकार की काहे की वाहवाही? बड़ी घटना में तब्दील नहीं होने दिया जाता है। देखिए, अगर सरकार, जनता, प्रशासन अगर एक्टिव नहीं होते तो शायद मौत का आंकड़ा बहुत आगे होता है। आप तुरंत जितना जल्दी से, देखिए घटना तो घटती है, घटना घटने के बाद घटना का कितना विकराल रूप हो सकता है, उसको कितना रोका जाए, ये प्रश्न आता है उस क्षेत्र की जनता के ऊपर, उस क्षेत्र के प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर। निश्चित रूप से घटना बहुत गंभीर है, घटना दोबारा ऐसी नहीं होना चाहिए और इसका सबक पूरे देश में लेना चाहिए। जी नहीं, ये चाहिए वाला तो ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। एक बार हम फिर मालवीय जी के पास चलते हैं। मालवीय जी, आपने कहा बिल्कुल लोको पायलट की गलती नहीं है। आखिर गलती नहीं है तो आप ये मानते हैं क्या कि आपके किसी कर्मचारी या अधिकारी की ही गलती है? देखिए, सजगता रेल कर्मचारी का सबसे पहला कर्तव्य है जी, और उसके लिए जैसा कि शुक्ला जी ने भी बोला कि हमारा रेल प्रशासन और रेल कर्मचारी जी, मैं मजदूर संघ का प्रतिनिधि हूं, वेस्ट सेंट्रल रेल मजदूर संघ का जी। मैं ये बात बड़े फक्र से कह रहा हूं और गर्व से कह रहा हूं कि रेल कर्मचारी जो गैंगमैन होता है वो रात को पेट्रोलिंग करता है 24 आवर्स, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, रात भर जंगलों में जहां शेर चीते रहते हैं वो गैंगमैन पेट्रोलिंग करता है। उसमें उसकी ड्यूटी में ये शामिल है कि वो रात में ट्रैक को चेक करे तो बस कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा। मालवीय जी, वही जो हमारी जानकारी है वही है कि ना ही कंट्रोल रूम की सूचना पे ध्यान दिया गया और ना ही ट्रैक की पेट्रोलिंग हुई थी। ये तो जांच का विषय निकल के आएगा पाटिल साहब, ये तो जांच का विषय होगा कि कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। जैसा कि रेल मंत्री ने भी कहा कि भाई ये अभी तक उन तक ये खबर नहीं पहुंची है कि कंट्रोल रूम को ये सूचना दी गई। अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते भाई, ये तो सीआरएस का विषय है, उनके जांच का विषय होगा। पर जहां तक सजगता की बात है, जहां तक रेल की सुरक्षा की बात है, रेल कर्मचारी, कोई भी रेल कर्मचारी किसी भी दुर्घटना में हम ये कहते हैं कि रेल कर्मचारी की चूक से, भाई रेल कर्मचारी को यह एहसास होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जितने रेल यात्री हैं उनकी सुरक्षा को लेके वे बहुत सजग होता है और कई ट्रेनिंग्स को और कई चीजें उनको दी जाती हैं कि सुरक्षा के संबंध में हमें बहुत सजग रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि रेल कर्मचारी की चूक से ज्यादातर दुर्घटनाएं जो हुई हैं, या तो जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, आज
पानी गिरा और अचानक बहुत तेज पानी गिरा और उस कारण ये दुर्घटना हुई है। मालवीय जी, अचानक बहुत तेज पानी गिरा, वो तो राजेश सिरोठिया जी ने आंकड़े ही बता दिए। 40 मिलीमीटर वर्षा हुई, अचानक तेज कहां से हुई हम शुक्ला जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक दर्शक हैं संजय जी, आपका स्वागत है जो भोपाल से ही हैं। संजय जी, अपना सवाल करें। सर नमस्कार, मेरा सवाल आलोक जी से है जी, जो कह रहे हैं कि रेलवे की कोई गलती नहीं है और गैंगमैन ने अपना काम किया। जब गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है रेलवे के लिए, गैंगमैन के लिए, उनको सबको वेतन दिया जाता है उनका काम के लिए, कहीं ना कहीं सर उन्हें भी पता है कि रेलवे ने अपनी सही ड्यूटी नहीं निभाई, ना उनके गैंगमैन ना उनके कर्मचारी ने, इसलिए घटना हुई है। अब वो कर्मचारी है इसलिए ये सब चीज बोल रहे हैं। जी, आलोक जी से हम इसका उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं योगेन जी। योगेन जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर मेरा सवाल ये है कि जिन व्यक्ति ने लोप किया है अपने कार्यों से, जिन्होंने अपने कार्य को ईमानदारी से निभाया, उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जिम्मेदारी तय की जाना चाहिए, हर 40 किलोमीटर के बाद किसी एक व्यक्ति को, अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाए। बिल्कुल, ये भी सवाल है, इसका मैं आलोक शुक्ला जी से लूंगा और दोनों की क्या डिस्कर्ष निकल के आना चाहिए और राजेश जी से पूछेंगे। लेकिन आलोक जी, आपसे सीधे एक दर्शक ने सवाल किया, आप उसका उत्तर देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा, पहले दर्शक ने कहा, पूछा मुझसे, मैं ये कहना हूं कि जो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसने ड्यूटी अपनी, भाई 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर में 2 आदमियों को पेट्रोलिंग करनी है गैंगमैन को, वो कैसे कर पाएगा भाई? जब तक वहां पहुंचेगा, और ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले वहां से और ट्रेनें गुजरी हैं, वो सब सुरक्षित निकली हैं, तो इसलिए इसको ऐसा बता नहीं सकते कि भाई उस आदमी की गलती है, उसी कर्मचारी की गलती है। वही उसी ट्रैक पे और गाड़ियां गई हैं, पहले थोड़ी देर पहले गई हैं गाड़ियां। दुर्घटना सारी गाड़ियों के साथ नहीं होता आलोक जी, एक आध गाड़ियों के साथ ही होती है। और आप माने न माने, रेलवे कर्मचारी जानबूझ के गलती नहीं करता, ये मानता हूं, क्यों करेगा, लेकिन चूक कहीं होती है, वही चूक इतना बड़ा हादसे का कारण बनती है। शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि इसमें कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी रेलवे अधिकारी या कर्मचारी का दोष नहीं है। अभी एक सजेशन भी आया, सवाल भी था वो, कि हर 40 किलोमीटर में एक जिम्मेवारी एक अधिकारी की तय कर देनी चाहिए कि इसके बीच अगर ये हादसा होता है तो उसके जिम्मेवार तुम हो। आप कितने इसके पक्षधर? जिम्मेवारी तो रेल के ट्रैक के ऊपर कोई भी दुर्घटना होती है, कर्मचारी और अधिकारियों की जिम्मेवारी पहले से सुनिश्चित है, और वो पूरे हिंदुस्तान की रेल पर जो ट्रैक बिछा है उस पर है जी। जो इन्होंने सवाल किया उस पर पूरे हिंदुस्तान की रेल के ट्रैक पर वो जिम्मेदारी निश्चित है। लेकिन सवाल ये उठता है त्रिपाठी साहब कि जब 8 मिनट पहले वहां पर पवन एक्सप्रेस गुजरी और 8 से 9 मिनट पहले एक पैसेंजर ट्रेन गुजरी है, उस ट्रेन के लोको पायलट्स को और सहायक लोको पायलट को कोई लर्च या जर्क महसूस नहीं हुआ। अगर नीचे से भूस्खलन हो रहा होता, जैसे हमारे एक साथी ने बोला, हमारे मित्र ने बोला कि वहां पर मिट्टी का बहाव पहले से हो रहा होगा, कोई भूस्खलन का उनको अंदाज नहीं हुआ, लर्च या जर्क लगता तो लोको पायलट उस गाड़ी को वही खड़ी कर देता, दूसरी गाड़ी वहां नहीं आने देता। ये 8 मिनट जो गाड़ी गुजरी है उसके अंतराल जो बात का समय है, इसके बीच में एकाएक चित्रीय जानकारियां हम लोगों को मिली है। एक फ्लश फ्लड आया है जिससे नीचे से मिट्टी 8 मिनट में ही पूरी पटरी बहा के ले गया। वो फ्लश का फ्लड आएगा साहब, तो वो तो केदारनाथ का हादसा आपने देखा, पूरे के पूरे मार्केट तबाह हो गए, सब गायब हो गए। तो फ्लड वो पानी का बहाव तो किसी को भी ले लेता है। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा है, पानी का बहाव कहीं से आया है, ये तो सीआरएस साहब की इन्वेस्टिगेशन में। शुक्ला जी, राजेश जी एक बता रहे हैं, आंकड़ा है उनके पास मौसम विभाग का कि टोटल 40 मिलीमीटर, राजेश यही ना, 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई इंदिरा सागर के कैचमेंट में, टोटल कैचमेंट एवरेज बारिश। शुक्ला जी, देखिए ये विषय हम लोग यहाँ बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते जी, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि उसमें पिचिंग नहीं थी, ये सारे विषय सीआरएस सेफ्टी, जब जो सीआरएस इंक्वायरी होगी उनमें ये सारे विषय आएंगे कि डिजाइन सही नहीं था या उसके कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, वहां पर क्या प्रॉब्लम रहा, ये सारी चीजें उस समय सामने आएंगी। अपन इस समय बैठकर अभी, जब ये बहुत जल्दी होगी कहना, मतलब मेरा कहने का यह है कि बहुत जल्दी बात कहनी होगी कि दुर्घटना के लिए रेल कर्मचारी या अधिकारी या सिस्टम दोषी है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, पहला प्राइमा फेसी। मलवी जी, राजेश जी, एक हमारे साथ दर्शक है बिलासपुर से, विपिन श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी, तो मेरा सवाल आलोक मालवी जी से है जी। मैं मालवी जी से पूछना चाहता हूँ, यदि कोई कर्मचारी या कोई गैंगमैन इसके लिए दोषी है और रेलवे प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है, तो क्या नेता जो हैं आप लोग उसका अपोज करेंगे या स्वागत करेंगे?
देखिए साहब, यदि किसी भी कर्मचारी दोषी हो, कोई भी व्यक्ति दोषी हो और उसको सजा मिले तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यदि वो निर्दोष है और उसके बाद उसको सजा मिलती है तो हम उसका विरोध करते हैं। यूनियन होने के नाते विरोध करेंगे। जी राजेश जी, आप कुछ बता रहे थे, हम बर्तरिया जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए वहां पर अभी नर्मदा सागर डैम को भरने में भी 7 मीटर पानी की और दरकार है। 7 मीटर लेवल, आज सुबह की बात बता रहा हूँ मैं जी, ठीक है। तो अभी लेकिन वहां पर जब आपको पता है कि उसमें बैक वाटर भरेगा, जब बैक वाटर भरता है तो वहां पर लगातार भराव होता है पानी का। जहाँ लगातार भराव होता है तो जहाँ जो भी पुल पुलिया है उसके आसपास की मिट्टी में पिचिंग करना बिल्कुल 100% अनिवार्य है। दूसरा, उसके जो आउटलेट है पुलिया के, वो आपको बड़े करना दे। ये आपकी सीआरएस की जब रिपोर्ट आएगी, मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि ये गलती निकल के सामने आएगी, जो सामने आएगी बिल्कुल 100%। अब उससे तो रिपोर्ट आती ही नहीं है राजेश जी। कितने हादसे हुए, कितने सामने आपने खुद देखा। डिफेक्टिव डिजाइन के तहत बनाए, इस कारण से ही प्रॉब्लम हुई। करोड़ों यात्री परेशान हो रहे हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम जल गया, उसकी आज तक यही नहीं पता चला क्यों जला, जबकि हम और आप जानते हैं कि उसका टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद 3 साल तक उसका इंतजार करते रहे। उसको एक विभाग रेलवे के अंदर ही एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को परमिशन नहीं दी, इस कारण पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम जल गया। और पिछले आपने खुद देखा होगा 1,500 से कितनी ट्रेनें रद्द हुई, कितने 1000 करोड़ का रेलवे का नुकसान हुआ। खैर उसकी जांच बाद में आएगी। बर्तरिया जी, जब आप लोगों की रेलवे सलाहकार समिति की बैठक होती है, आपने कहा सबसे पहले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में ही रख के हम लोग अपना बहस करते हैं। क्या उस समय ये बातें नहीं आती कि इस तरह इतने बड़े हादसे के जिम्मेवार आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिम्मेवार जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, या वो जिम्मेवार नहीं, चलिए यही मान लेते हैं कि जैसा कि मालवीय जी ने कहा कि 40 किलोमीटर के अंतर में सिर्फ 2 रेलवे कर्मचारी रहते हैं, कितनी वो उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या ये मुद्दा नहीं उठाते हैं कि और भर्ती की जाए, जिससे कम से कम जो रेलवे में सफर कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो सके? देखिए, रेलवे सलाहकार समिति का दायरे से बाहर की बात है भर्ती वाला मामला जी। लेकिन हाँ, सुरक्षा के ऊपर हम लोग काफी प्रश्न उठाते हैं, काफी प्रश्न खड़े करते हैं, रेल मंत्रालय को सजग भी करते हैं और अपने ग्राउंड लेवल से जो जानकारियां आती हैं उसको रेलवे तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। अब देखिए, घटना तो घट गई है, घटने के ऊपर जो भी कारण है वो तो अब जांच होगी, जांच के बाद ही निकल के आएंगे। नहीं, तो क्या आप लोग जो सलाह देते हैं उसको कभी माना भी जाता है क्या, या एक सिर्फ हाथी के दांत दिखाने वाले होते हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों का सलाह को जितना भी डीआरएम लेवल से कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, वो तो हम लोग पीछे पड़ के करा लेते हैं। लेकिन जो डीआरएम के दायरे से बाहर हैं, वो डीआरएम भी उसको रेल मंत्रालय को केवल रिकमेंड करते हैं, या रिकमेंड करने का प्रोसीजर है। अब उसको मानना नहीं मानना वो रेलवे का काम है। कितना माना, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोग करवा लेते हैं, लेकिन माना कितना जाता है? जब बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो रेलवे को भी वो मानना पड़ता है, और रेलवे को भी उसके ऊपर अपना बजट अलॉटमेंट करके काम करना। तो पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? अगर रेलवे सलाहकार की समिति के सदस्य बनाए गए हैं तो हर जो इम्पोर्टेंट है उसी वही मुद्दा उठाते हैं आप लोग, तो उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते? नहीं, पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। काफी पुल बनवाए हम लोगों ने, ओवरब्रिज बनवाए हैं, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्थाएं कराई हैं, यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्थाएं कराई हैं जी। चलिए बर्तरी जी, हमारे साथ एक और दर्शक है जो हरदा से ही अपना सवाल करना चाह रहे हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। मैं जैसा सुबह से मैं न्यूज देख रहा हूँ जी। आप सुरेश जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे, फिर सवाल करें तो मैं आपका सवाल सही ढंग से सुन पाऊंगा। जी जी जी। ये देख रहा हूँ, सवेरे से देख रहा हूँ, न्यूज चैनल से देख रहा हूँ जी। और ये पुलिया का जो निर्माण कार्य है वो कमजोर दिख रहा है मेरी नजर से, जो न्यूज में देख रहा हूँ दिन भर से। अच्छा, आप न्यूज ही देख के अपना आकलन कर रहे हैं या उस हरदा के हैं आप, उस घटना स्थल तक भी जाने के तहमत उठाई है? नहीं, न्यूज की सवेरे से कवरेज देखी। आपके आकलन का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे हमने सवाल की बात की थी, आपने आकलन किया, उसको दर्शकों ने भी सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिवपुरी से एक और दर्शक हैं, राम प्रकाश जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सवाल ये है कि कोई भी घटना होती है तो पक्ष विपक्ष में सियासत तो होती है, लेकिन
कम से कम ये देश भी होना चाहिए कि आगे भविष्य में रोज लोग रेलों पर विश्वास करते हैं, विश्वास करना बंद हो जाएगा, ये हादसे टाले जाए। इसकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जाए। रेलवे विभाग की ये भारी कमजोरी है। इस पर सियासत तो निश्चित इसलिए होती है कि जो इतनी बड़ी दुर्घटना होती है, लेकिन सरकार और रेलवे विभाग को बारीकी से ध्यान देना चाहिए। हमारे देश का सबसे बड़ा वाहन है जिससे सवारियां रोजाना लाखों लोग जाते हैं। ये तो छोटी पुलिया थी कि बड़ा पुल होता तो कितने लोग मरते। अरे कितने हो गए, अभी 40 आंकड़ा पहुंच गया है राम प्रकाश जी। अभी कुछ निश्चित नहीं कहां तक जाएगा। हादसा बहुत बड़ा हो गया। राम प्रकाश जी आपने सवाल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसका उत्तर, रेलवे कर्मचारी, रेलवे से लोगों का भरोसा उठ जाएगा शुक्ला जी अगर इसी तरह हादसा होता रहेगा। नहीं, हादसा कोई भी होगा तो रेलवे प्रशासन और रेल कर्मचारी पूरे सजग होकर काम करेगा। और चूंकि ये रेलवे की चूक नहीं थी, लेकिन हाँ, इससे निश्चित तौर से रेलवे और रेल प्रशासन सीख लेगा। जैसा कह रहे हैं कि पुलिया कमजोर थी, किसी एक दर्शक ने बोला, तो 15-16 साल में पुलिया कमजोर नहीं होती। एकाएक भूस्खलन का प्रथम दृष्टया नजर में आता है और निश्चित तौर से किसी भी हादसे से सीख लेके कोशिश करेंगे कि आगे दोबारा रेलवे में हादसा ना हो। जी शुक्ला जी, हादसा हुआ ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से। हादसा किन्हीं कारणों से हुआ ये भी मानते हैं आप? निश्चित तौर पर। फिर डिजाइन गड़बड़ है, पिचिंग नहीं हुई, भूस्खलन हो गया, ये कौन जिम्मेवार है? आखिर रेलवे विभाग के अधिकारियों ने ही उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, उसका जब बिल पास हुआ होगा तो सारी जांचें हुई होंगी। भूस्खलन ही क्यों हो गया, इसकी भी जिम्मेवारी तो रेल विभाग की ही है ना। देखिए, जैसा समझ में आ रहा है और जैसा जानकारी आपके भिन्न चैनलों से, आपके भी न्यूज एक्सप्रेस को भी देख रहा था मैं दिन में, जैसा मालूम पड़ रहा है कि फ्लश फ्लड जब आएगा तो नीचे की मिट्टी बहाएगा। अगर पिचिंग होती तो होता क्या? नहीं, पिचिंग वहां पर निश्चित तौर पर जो डिजाइनिंग की जाती है इंडियन रेलवे स्तर पर बहुत पिचिंग नहीं दिख बड़ी रही है, अच्छी तरह से डिजाइनिंग की जाती है। पूरे हिंदुस्तान में हजारों और सैकड़ों पुल हैं, नहीं तो अगर पिचिंग हर जगह नहीं होती तो जाने कितने हादसे होते। मैं नहीं मानता इस बात को कि वहां पर पिचिंग नहीं थी या उसकी डिजाइन में कोई चूक। वहाँ एक पत्थर नहीं दिख रहा है। राजेश जी, हम आपका ही एक बार आपके पास फिर आ रहे हैं, हम आप आकलन जाना चाहेंगे। ठीक है, शुक्ला जी बोल रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हादसा हुआ है, आखिर जिम्मेवार कौन है? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले वहाँ पर जो पुल की जो डिजाइन हुई है वो गड़बड़ हुई है। वहाँ पर तो मतलब 17 साल पहले जो इंजीनियर थे, तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो शुक्ला जी ने और मालवीय जी ने भी कहा, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रेलवे के एम्प्लॉइज हैं, ये नहीं बोलेंगे। लोक लुभावन योजनाओं के तहत हम ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, मालगाड़ी की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। आपको पता होगा, इससे बॉम्बे ट्रैक पर रोज 150 गाड़ियां निकलती हैं, तो उस गाड़ी में पटरी चेक करने का टाइम कम मिलता है। आज रेल सेफ्टी के मैनुअल है, लेकिन जब गाड़ी इतनी निकलती जाती है तो उसका टाइम ही नहीं मिलता, उतनी उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हो रही। हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ये ट्रैक जो है 60 और 70 की स्पीड में निकालने में उसका पानी निकल जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि रेलवे की सेफ्टी पे हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। हम जबरन में ट्रेनें चला के वो नहीं करें, आप उसको ट्रेन को सुधार, ट्रैक को मरम्मत करने का लिए भी तो टाइम दें, उसकी देखरेख का भी तो टाइम मिले। गैंगमैन है, सब कुछ है, लेकिन लगातार इतनी ट्रेन जाती हैं, टाइम कहाँ मिलता बीच में? पूछ लीजिए आप शुक्ला जी से और अपने आलोक मालवीय जी से। बिल्कुल आपने सवाल किया। मैं शुक्ला जी हम आपसे, मालवीय जी हम आपके पास आएंगे कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर। आपने कर्मचारी की बात की। शुक्ला जी, क्या आपको लगता है राजनीति के चलते या डिमांड के चलते, मांग के चलते कि हमारे यहाँ से एक ट्रेन और चालू की जाए, क्या आपको नहीं लगता ये कि जितनी क्षमता है उस पटरी की उससे ज्यादा कहीं ट्रेनें चलाई जा रही है, एक बहुत बड़ा हादसे का कारण? जी नहीं त्रिपाठी साहब, बिल्कुल नहीं। अगर पटरी की क्षमता नहीं होगी, सेक्शन की क्षमता नहीं होगी, तो हमारी भारत सरकार एक भी ट्रेन को उस ट्रैक पर चलाने की अनुमति नहीं देगी। ट्रैक को चलाने में ट्रेन की अनुमति देने के पहले ट्रैक की सेक्शन जो स्पीड होती है उस सबको चेक किया जाता है, उसके बाद परमिशन ग्रांट होती है, सीआरएफ महोदय उसको अप्रूवल देते हैं। इस तरह से एक भी ट्रेन नहीं चल सकती। तो फिर जब एक भी इस तरह की मंजूरी नहीं देगी, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ भला चंगा है, राम राज्य है, उसके बाद भी ये नर्क में क्यों चले जा रहे हैं लोग? देखिए, मैंने आपको बोला सर जी कि दैविक आपदाओं के सामने हम लोग विवश हो जाते हैं, और वही व्यवस्था कल हरदा में रात के काल कवलित हो हुए लोगों में हमें दिखाई पड़ी। चलो मालवीय जी, क्या आपको लगता है कि कर्मचारियों की संख्या कम है? जी मैं ये मानता हूं कि भारतीय रेल में जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने सारे लाखों लोगों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, रेल कर्मचारियों की भारी कमी है।
और खास तौर से मेरा ऐसा मानना है, हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और NFIR ने इस बात को रेलवे बोर्ड में भी उठाया है कि कर्मचारियों की भर्ती पे से रोक हटाई जाए, कर्मचारियों की भर्ती लगातार की जानी चाहिए और छटनी कम होनी चाहिए। रेल कर्मचारी को जिस तरह से हटाया जा रहा है और जो जो काम प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस सब का विरोध हमारा संगठन लगातार हर फोरम पे हर जगह कर रहा है। अच्छा, एक शिकायत और आती है मालवीय जी की, कर्मचारी तो हैं लेकिन जो यूनियन बन जाते हैं उसके कारण 15 से 20% कर्मचारी काम नहीं करते। देखिए, रेल कर्मचारी मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में मेरा ऐसा मानना है कि रेल कर्मचारी पूरी तरह से अपनी निष्ठा से और उससे बहुत मेहनत से काम करता है और इसलिए इतनी सारी ट्रेन, इतने सारे उसका सफल संचालन आज भारतीय रेल में रेल कर्मचारियों के कारण ही हो रहा है। तो फिर ये जो हादसे होते हैं इसका श्रेय किसको जाता है? नहीं, जो हादसे होते हैं मालवीय जी उसका श्रेय किसको जाता है? जैसा कि मैंने कहा अभी, हादसा एक दैवी कारण से, मतलब इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें रेल कर्मचारी या अधिकारी दोषी हैं। जी, दैवी कारण इसलिए कि आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम जल गया। यदि ये फ्रैक्चर होता, एक बात त्रिपाठी जी मेरी बात पूरी कर लीजिए, यदि रेल फ्रैक्चर होता या रेड सिग्नल क्रॉस करके ड्राइवर कुछ करता तो हम मानते कि रेल कर्मचारी की गलती है, पर यहाँ पर नहीं, कोई और कारण भी, भाई उसके कारण और भी हो सकते हैं ना। यदि वहां नट बोल्ट कुछ ढीले होते पटरी के तो एक मान लेते कि भाई रेल कर्मचारी की भूल है, लेकिन ये जो घटना हुई है नीचे से मिट्टी बह जाने के कारण अचानक, उस कारण ये घटना हुई है, इसलिए अपन इसको ये कह सकते हैं वही तो इंजीनियरिंग फॉल्ट है ना, वही तो क्या है देवी प्रकोप कह के आप CRS की जांच का कोई मतलब ही नहीं। जब मंत्री से नहीं भाई ये तो जांच में आएगा ना कि भाई जो बात कहीं कंट्रोल रूम को सूचना दी गई नहीं दी गई, कंट्रोल रूम को बताया गया, प्राकृतिक आपदा है तो जांच की जरूरत क्या है? तक सूचना थी नहीं थी, ये सारी चीजें CRS इंक्वायरी में आएगी बहुत जल्दी। इस समय हम ये नहीं कह सकते कि ये रेल कर्मचारी का दोष है या अधिकारी का दोष है या सिस्टम का दोष है। मालवीय जी, राजेश जी अपना कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आपसे कह रहा हूँ जब सारी चीजें अब ये तय हो गई कि प्राकृतिक आपदा वो देवी प्रकोप है, जिनको मरना था वो भगवान के भरोसे मर गए, भगवान ने राजेश जी हमने ये तय नहीं कर दिया। आपके मंत्री से लेके आप तक और शुक्ला जी तक सब एक बयान दे रहे हैं देवी प्रकोप। आप देखिए साहब, ये हम एक प्राइमा फेसी बात बता रहे हैं। ये जो निर्णय होना है ये CRS महोदय करेंगे, वो अपनी इंक्वायरी करेंगे। वहाँ लोकल लोगों को एक बात बताइए, रेल मंत्री के ऊपर है क्या? CRS इंक्वायरी में भी लोकल लोगों को भी बुलाया जाता है। CRS जो है वो क्या रेल मंत्री के ऊपर है क्या? रेलवे अलग है क्या? बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि वो जो CRS होता है, CRS रेलवे का वो नहीं होता है, वो जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का अंदर काम करता है। चलिए मालवीय जी भाई, ये मुद्दा ठीक है एक तरफ। आपके यहाँ पिछले 1.5 महीने से करोड़ों यात्री परेशान हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का रेलवे का नुकसान हो गया, रेल इंटरलॉकिंग सिस्टम जल गया, उसके लिए भी कौन दोषी है? त्रिपाठी जी, एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि उस दोष के लिए उसके लिए एक जांच चल रही है और जहां तक सवाल है उस सारी चीज को, इतनी बड़े दुर्घटना को, इतनी बड़े हादसे को रेल कर्मचारियों ने और रेल अधिकारियों ने अपने प्राणपण से 2 महीने के अंदर उस सिस्टम को उन्होंने खड़ा कर दिया वापस। ये तो रेल कर्मचारी और उनके डेडिकेशन का परिणाम है कि आज RRI वापस अपनी जगह काम करने लगा और इतने कम समय में रात दिन 24 घंटे काम करके किया, ये उपलब्धि होनी चाहिए। हम शुक्ला जी से भी जान लेते हैं, आपसे भी जानेंगे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जलने वाली जो जल गया, जो आज से आपको शुक्ला जी मालूम होगा, आप इस विभाग से हैं। मालवीय जी एक मिनट मेरा सवाल हो जाने दीजिए। शुक्ला जी आप इस विभाग से हैं, मालवीय जी आप इस विभाग से हैं। मैं आपको बिल्कुल उस यथार्थ से आपको मैं परिचय करा दूं कि 5 साल पहले, 4 साल पहले जो विदेश की कंपनी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, वो विदेश की कंपनी के ही मार्फत ये आया था, उसने इसको बदलने का आदेश दिया था, बदलने का, उसको टेंडर भी हो गया था। टेंडर होने के बाद 4 साल पहले इसमें एक और वहां बनाना था और वो बनने के बाद इसको एक तरह से जर्जर घोषित कर रहे थे वो। लेकिन आपके विभाग के जो रेलवे विभाग है उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट अलग जो हैं,
एक डिपार्टमेंट उसको बनाने की स्वीकृति नहीं दे रहा था, अड़ंगे लगा रहा था, और दूसरा जबकि टेंडर भी हो गया था, टेंडर पास 2013 में हो गया था, उसके बाद भी नहीं हुआ। और आप बोल रहे हैं कि रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका ये बड़प्पन है, उनकी जीवटता है, जिसके कारण ये 2 महीने के अंदर बन गया। शुक्ला जी, निश्चित तौर से जीवटता तो रेल कर्मचारी की है कि उन्होंने भरपूर 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करके उस सिस्टम को बहुत जल्दी चालू करा, और हमारे भारतवर्ष की जो जनता परेशान हो रही थी, हमारे जो इटारसी स्टेशन पर परेशानियां थी, उसको दूर किया। तो जो जल गया उसको जहां तक सवाल है, तो जैसा आप ही ने खुद कहा है श्रीमान जी कि वहां पर उसको जर्जर घोषित नहीं किया गया था, वो काम करने की स्थिति में था, वहां पर भी कोई दुर्घटना हुई और सीआरएस महोदय उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उसकी इंक्वायरी के जो साक्ष्य आएंगे वो पटल पर आएंगे और निश्चित तौर पर आप भी उसको दिखाएंगे, हम लोग भी जानेंगे किस तरह से हुआ। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए कि क्या वहां पे 2013 में इसका टेंडर हो गया था, इसको लगाना था साल भर के अंदर, और वो टेंडर उसको काम नहीं करने दिया जा रहा था? नहीं, 2013 का टेंडर हुआ था, इस टेंडर की जानकारी मेरी जानकारी में नहीं है जी, और अगर वो होता भी तो शायद वो 2013 में बनता तो नया पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता। कितना टाइम लगता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। फ्रांस की कंपनी को टेंडर भी मिल गया, आपके विभाग के 2 जो अलग अलग उनका जो अहम टकरा रहा था कि इसको हम नहीं करने देंगे, वो उसकी अनुमति नहीं दे रहा था। नहीं, मेरी जानकारी में रेलवे के बीच में अहम का कोई टकराव नहीं होता। हम लोग सुचारू रेल चलाने में वकील रखते हैं, अहम रेल संचालन में कहीं बीच में नहीं आता, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं। चलिए शुक्ला जी, आप बड़े डटे रहिए अपने विभाग के साथ, और निश्चित ऐसा ही होना चाहिए विभाग के प्रवक्ता होने के नाते। लेकिन राजेश जी, यहाँ एक बड़ा संवेदनशील सवाल है। रेल हादसा होता है, इतना बड़ा हादसा होता है, ट्वीट, आजकल ट्वीट सिस्टम चल पड़ा है, ट्वीट कर देते हैं लोग, उस ट्वीट में तुरंत ये आ जाता है कि रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, कोई और कुछ अलग से व्यंग कसता है। हे प्रभु, ये मैं किसी भी नेता के बारे में मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाशों पे जो सियासत इस तरह से होती है, इतने बड़े दर्दनाक हादसों को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है जी। क्योंकि रेल मंत्री के इस्तीफा देने से सवाल कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये तो हादसे होते रहेंगे, रेल मंत्री इस्तीफे देते रहेंगे, ये कोई समाधान नहीं है। सवाल ये कि आप सिस्टम को कितना फुल प्रूफ बना रहे हैं, उसको कितना सुधार रहे हैं। अभी आप RRI की बात कर रहे थे, उसमें जो बड़े अफसर जिम्मेदार थे उन सबको बचा लिया गया बहुत चतुराई से। अब CRS की जब जांच रिपोर्ट आएगी तब आएगी। कर्मचारी तो करते काम, मैं मालवीय जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन जो इनके ब्यूरोक्रेसी में, जो इनका जो रेलवे में ऊपर का तंत्र है वो इतना सशक्त है और वो अपने खेल जो कर रहा है, इसके कारण रेल की सेफ्टी जो है वो इग्नोर हो रही है और वही एक हादसों के सबब बन रहा है। जी योगेश जी, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम आपकी भी इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी जानना चाहेंगे। छोटी सी बात कह के बात खत्म कर दूंगा। देखिए, रेलवे का परिचालन जो है वो इतने लंबे स्तर पे होता है, या इतने लंबे स्तर पे रेल का आज की डेट में प्रति ट्रैक पे गुजरने का काम होता है। अगर मान लीजिए मैं सारी बातों से मान लूं, आप लोग जो बात तर्क उठा रहे हैं, अगर रेलवे के कर्मचारी के एंड पे गलती होती, रेलवे के डिजाइन में गलती होती, या कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण प्रॉब्लम होती, तो 8 मिनट पहले भी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गाड़ी वहां से निकली है और वो गाड़ी सफलतापूर्वक निकल गई। उस गाड़ी के ड्राइवर को, गार्ड को कहीं पे भी गाड़ी के निकलने में कोई आपत्ति महसूस नहीं हुई। अगर उसको महसूस होती तो अगले रेलवे स्टेशन को तुरंत। क्योंकि आपने कहा समय बहुत हमारे पास कम भी, आपने कहा संक्षिप्त में कहें, हम आपको बता दें, पटरी है, रेलवे पटरी है, वहां गाड़ी तो आप बोलेंगे 1 दर्जन निकली होंगी, एक ही ट्रेन के साथ हादसा होता है। वो इसके कारण हो गया, जब वो पर्टिकुलर गाड़ी निकल रही थी आपकी कामायनी और जनता एक्सप्रेस, उस वक्त पटरी के नीचे की मिट्टी बाहों के संग बह गई, या हो सकता है वो पानी पहले से प्रेशर मार रहा होगा, पर वो सफल नहीं हो पाया मिट्टी को बहाने में। पर्टिकुलर उसी टाइम पे पानी उस मिट्टी को बहाने में सफल हो गया। चाहे वो क्यों हो गया, ये एक अलग बात है कि पानी को बहने की समुचित स्थान मिला नहीं मिला, वो तो जांच के विषय है। इसके कारण घटना घट गई। और मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए और बता दूं, हर घटना से रेलवे प्रशासन को नया रिसर्च करने का काम करना पड़ता है, और वो रिसर्च
ही एक डेवलपमेंट का पार्ट है। जो भी बड़ा दुख के साथ हमको कहना पड़ा, आप रिसर्च करने का मौका मिलता है, एक तरफ लाशें बिछ जाती हैं, दूसरी तरफ रेलवे विभाग रिसर्च करता रहेगा, लाशें तो एक बहुत बड़े दुख की बात है। लाशें बिछ गई एक अलग मुद्दा है, निश्चित रूप से दुखद मुद्दा है, लेकिन हर घटना से अपने को अपग्रेड करने का एक मौका मिलता है जी। और आप ये मत कहिए कि यही एक ट्रैक है, यही इसी तरीके के हजारों नाले पूरे देश भर में होंगे जी। निश्चित रूप से यहाँ पे क्या गलती मिलेगी, वही गलती बाकी नालों में हमारे पास समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हमारा शुक्ला जी, एक बड़ा अहम सवाल रह गया है, वो हम आपसे चाहेंगे और उम्मीद करते हैं इसका उत्तर आप जरूर देंगे। निश्चित तौर पर आप प्रवक्ता हैं तो उम्मीद जनता भी कर रही है आपसे देने की। कामायनी एक्सप्रेस में हादसा होता है, आधे घंटे बाद जनता एक्सप्रेस निकलती है। हमने जो हमारे जो रिपोर्टरों ने हरदा पे, इटारसी पे जो यात्रियों से जो इस हादसे में शिकार होते होते बच गए उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जनता एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। क्या यहां रेलवे विभाग की गलती नहीं है? अगर हादसे की सूचना अगले स्टेशन को मिली होती तो निश्चित तौर पे जनता एक्सप्रेस वहां से बिल्कुल नहीं निकलती। सूचना अगर नहीं मिली तो ट्रेनें तो रोज अगल बगल सूचना कौन देगा? सूचना निश्चित तौर पर जो रेलवे विभाग के ही कर्मचारी देंगे। सूचना स्टेशन तक पहुंचनी चाहिए सर जी, कंट्रोल रूम तक पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंचेगी तो गाड़ी तो 1 इंच आगे चल ही नहीं सकती। मेरी सूचना, जैसा आप बता रहे हैं टाइमिंग की बात, मेरे ख्याल से वो कोई सूचना रेलवे को नहीं मिली, जनता एक्सप्रेस वहां से कदापि नहीं निकलती और निश्चित तौर से हादसा हुआ। एक ट्रेन पलट जाती है, उसको दूसरे स्टेशन तक पहुंचना है। जब आपको, जो मुझे मालूम है, आपको ज्यादा मालूम होगा, उसके टाइमिंग के अनुसार जब वो अगले स्टेशन में पहुंच जाती है तो पिछले स्टेशन को अगले स्टेशन वाला सूचना देता है कि ये ट्रेन निकल गई। कामायनी वहां उस अगले स्टेशन तक नहीं पहुंचती है और पिछले स्टेशन वाले उसको जरा से भी चिंता नहीं होती है कि पिछले स्टेशन कामायनी एक्सप्रेस एक तरफ से जा रही थी और जनता एक्सप्रेस दूसरी तरफ से आ रही थी जी। इस तरह अगर ये कामायनी एक्सप्रेस बीच में खड़ी रहती, पीछे से रेलवे प्रशासन कोई गाड़ी भेज नहीं सकता, क्योंकि सामने से आई हो, सामने से साइड कोलिजन हुआ है या नीचे की मिट्टी रही है, उस वजह डेलमेंट हुआ है। तो इसमें तो रेल प्रशासन के पास कोई और रास्ता ही, इस हादसे को टाला नहीं जा सकता था हमारी जानकारी। मैंने कोई हादसा होता है तो उसको दूसरे स्टेशन तक आधे घंटे तक सूचना नहीं पहुंच पाती। नहीं, बिल्कुल आधा घंटा समय तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो लगा है समय तो वहाँ की हालात क्या थे, परिस्थितियाँ क्या थी, ये CRS रिपोर्ट में स्थितियाँ सामने आएंगी, तब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। जी शुक्ला जी, और अंतिम में चलते चलते हम आलोक जी की भी एक संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे। ये जो हादसा होता है, ठीक है, इसमें हम नहीं मानते कि कर्मचारियों के दोषी हैं, हम नहीं मानते कि रेलवे विभाग दोषी है, फिर आखिर दोषी कौन है? क्या ऊपर वाला? आलोक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी रेल यात्री इसमें दिवंगत हुए हैं और जो लोग के शिकार हुए हैं हादसे के, मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। सहानुभूति में मानता पूरी सहानुभूति है, मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोषी जो आपने वर्ड कहा है, ये देखिए, आप एक दिन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते। मेरा ऐसा सोचना है कि ट्रैक का इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी रेल लाइनें, इनका सबका संपूर्ण रख रखाव, देख रेख और इनका मेंटेनेंस और इसके साथ फिर नई रेल लाइनें बिछाने का काम, ये काम एक दिन में नहीं होता, इसको काफी समय लगता है। रेल मंत्रालय और रेल कर्मचारी और साथ जो सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट के लिए काफी समय लगता है। इसलिए अपन इसको अब इस समय ये नहीं कह सकते कि दोषी कौन है। सिस्टम इम्प्रूव होगा, जैसे अभी दुर्घटना हुई है और इसमें वो हुआ है, तो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि इस तरह के बरसात में या उसके पहले में क्या क्या मेंटेनेंस करना है पुलिया का। और जैसा उन्होंने कहा कि पिचिंग नहीं थी, अब हम यहाँ बैठ के कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पिचिंग थी या नहीं थी? तो इसलिए मेरा कहना यह है कि दोषी सिस्टम में दोषी है। मतलब मेरा ये सोचना है कि ये सिस्टम खराब है। सिस्टम तो रेलवे का है ना, कि पूरा देश का सिस्टम जो वही खराब है। नहीं, पूरे देश का नहीं कहा जा सकता, देश का नहीं कहा जा सकता। योगेश जी, 1 मिनट, देश का नहीं कहा जा सकता। और इसमें मैं खास तौर से कहूंगा कि रेल कर्मचारी और रेल अधिकारी दोषी नहीं है, और एक प्राकृतिक आपदा है, उसको अपन नहीं कह सकते। आज अब जैसा कि शुक्ला जी ने भी कहा कि भाई वो इतना बड़ी वहां पे अमरनाथ उसमें जो है बड़ी दुर्घटना हो गई केदारनाथ में। केदारनाथ समय समाप्त हो रहा है, तो उसमें कौन दोषी था? केदारनाथ की दुर्घटना में कौन दोषी था? हम अनुमति चाहेंगे आलोक जी, सिस्टम जरूर इम्प्रूव होता रहेगा और हादसे होते रहेंगे। इस
जो बहस हुई है, चर्चा हुई, उससे तो यही लगता है कि सिस्टम रेलवे इंप्रूव करता रहेगा, लेकिन हादसे भी होते रहेंगे। चलते चलते हम राजेश जी आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। सर अब ऐसा है कि मेरा ये कहना कि जैसा उन्होंने कहा मालवीय जी ने कि वो पिचिंग दी नहीं दी, यहाँ बैठे बैठे कैसे कह सकते हैं। मैं अगर यहाँ चैनल में आपके यहाँ बोलने आता हूँ तो जिम्मेदारी से बोलने आता हूँ, और मैंने वहाँ से पता किया है ना, वहाँ जो लोग गए हैं, जरूरी थोड़ी कि मैं ही वहाँ जाऊँ, जो लोग गए, जो मंत्री वहाँ बैठे हुए, उनसे भी बात हुई है, अफसरों से बात हुई है, उसके बाद बोल रहा हूँ। और ऐसा है कि अगर हम भगवान भरोसे अगर सब चीजें भगवान भरोसे छोड़ी जा रही हैं, तो पब्लिक भी भगवान भरोसे, रेलवे के मुसाफिर भी भगवान भरोसे, और हम सब भगवान भरोसे हैं। जी हमारा चूंकि समय परफेक्ट सिस्टम है रेलवे का, और रेलवे बिल्कुल जी हमारा समय समाप्त हो चुका है। राजेश जी आपने संक्षिप्त टिप्पणी की, अंतिम चलते चलते आपने भगवान भरोसे मुसाफिर को किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में भाग लिए। और शुक्ला जी आप बिल्कुल डटे रहिए, प्रवक्ता होने लायक हैं आप, बने रहिए। आपने पूरी तरह से रेलवे की जो आपने बचाव किया, विभाग का बचाव किया, सारे लोगों का बचाव किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कर्मचारी नेता आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने शुरू में ही कहा कि आपके लोको पायलट दोषी नहीं है, बाकी मुझे नहीं मालूम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, लापरवाही रेलवे विभाग की हो या फिर अचानक हुई बारिश का प्रकोप, हरदा हादसा सैकड़ों लोगों को जीवन भर का चक्र दे गया। बीती रात के भयावह हादसा शायद ही वो कभी भूल पाए। उस काली रात में किसी के लाल को लीला तो किसी के सिर से साया उठ गया, और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ रेलवे विभाग ही है। यदि सतर्कता बरती जाती तो हादसा टाला जा सकता था। आगे फिर जांच होगी, मगर फिर वही रस्म आएगी। जांच की फाइल कहां धूल खा रही होगी, शायद यह भी एक जांच का विषय हो जाएगा। मगर आज करोड़ों लोगों की भरोसे की रेल इस घटना से जरूर डिरेल होगी। इससे पहले RRI केबिन के जलने का खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। घटना क्यों हुई थी, इसका सुराग भी अभी तक रेलवे विभाग नहीं लगा पाया है, मगर इस घटना का पर उम्मीद करता हूं कि लोगों की जान के खिलवाड़ करने वालों को जरूर सजा मिलेगी। अंत में कहना यही होगा कि लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल फिर भी है तट पर। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT. दोहरे रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 40 पहुंची, सैकड़ों घायल, 4 दर्जन पहुंच सकता है मौत का आंकड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। हरदा हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान। मौके पर पहुंचे सीएम शिवराज, राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा। हरदा से 12 शव भोपाल लाए गए, शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज में रखे गए शव। इस्तीफे की मांग पर उखड़े सुरेश प्रभु, कहा मेरी पहली ड्यूटी घायलों को सहायता देना। मौत सियासत करने वाले दिग्विजय सिंह स्वर्ग से आए महान आदमी। हादसे के 5 घंटे पहले ही दी गई थी रेलवे कंट्रोल रूम को पटरी पर पानी होने की सूचना। न्यूज एक्सप्रेस के पास पक्की जानकारी, सजग होते अफसर तो टाला जा सकता था हादसा। इंदौर में बारिश का कहर, IIM की बाउंड्री वॉल गिरने से 3 लोगों की मौत, अब तक 8 हुए हलाकान। बाढ़ से 4000 से ज्यादा प्रभावित। अंतागढ़ में IAS अफसर
रणवीर शर्मा को एसीपी ने रिश्वत लेकर रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी से ले रहा था 10,000 रुपए की रिश्वत। पत्नी के परीक्षा फर्जीवाड़े से मुश्किल में घिरे शिक्षा मंत्री केदार कश्यप। इस्तीफे को लेकर टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, रमन ने किया बचाव। सूरजपुर में जंगली हाथियों के झुंड ने किया तांडव। घर में सो रही महिला को रौंद कर मार डाला। खेत पे खड़ी फसल को भी किया तबाह। और बीजापुर में 26 नक्सली गिरफ्तार। वन मंत्री महेश गागड़ा के काफिले पर हमले का आरोप। लूटपाट और हत्या के भी केस दर्ज।